नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जो आंसर राइटिंग की सीरीज आरंभ हुई थी उसमें ये डे 5 का पूरा वीडियो है। इसमें विभिन्न प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करते शुरू करते हैं। और पेड कोर्सेज अगर ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। और ये फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो फायदेमंद है और इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है और इसमें कहा गया है कि रेलवे का निजीकरण तथा उसके नुकसान और फायदे ये आपको बताने हैं। मतलब पहले तो आपको ये बताना है कि रेलवे का निजीकरण क्या है, क्यों किया जा रहा है ये सब, और उसका फायदा कितना है और नुकसान कितना है ये आपको बताना है। 3 चीज़ें आपको लिखनी है। प्रश्न का जो पहला भाग है, शुरुआती हिस्सा है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि रेलवे का निजीकरण किस दौर में या किस प्रकार से किया जा रहा है। और उसके बाद जो नीचे वाले पैराग्राफ है उसमें पहले आपको जो नुकसान है वो बताना है। इसमें क्रम जो है उसी क्रम में बताइएगा, पहले नुकसान बताइएगा और उसके बाद तब फायदा गिना दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि शुरुआत और अंत किसी भी प्रश्न का हो या निबंध का हो वो सकारात्मक होना चाहिए, तभी उसका सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। अगर आप नेगेटिव अंत करते हैं, नकारात्मक उसका जो उपसंहार है उसको करते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो नंबर देने वाले की मर्जी पर भी निर्भर करता है। देखिए, मुख्य परीक्षा में नंबर जो लोगों को मिलते हैं उसमें लेखन शैली और कौशल तो होता ही है, उसके साथ साथ जो एग्जामिनर है, परीक्षक है, उसके मूड की भी बात होती है। वो किस प्रकार का आदमी है। दुनिया में बहुरंगे इंसान होते हैं, तो वो किस ढंग से सोचता है और उसके सोचने का तरीका और आपके लिखने का तरीका अगर मैच कर जाता है तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर दोनों का तरीका आपस में मैच नहीं करता है तो आपने कितना भी बढ़िया उत्तर लिख दिया हो, वहाँ दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में इसमें आपका कोई वश भी नहीं है, आप सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और अभ्यास और मेहनत कभी बेकार नहीं होते। तो चलिए उसी को करते हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम शुरुआत में ये लिखेंगे कि रेलवे का निजीकरण कैसे हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं शुरुआत की, भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है, निजीकरण कैसे हुआ है। तो उसमें आप लिखेंगे कि भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, उसके बाद अब नीति आयोग ने देश की कुछ अन्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के संचालन की जो जिम्मेदारी है वो निजी क्षेत्र में देने की बात कही है या सुझाव दिया है। मतलब यहाँ जो उसका निजीकरण है वो प्रस्तावित किया है। ये काम, सुझाव देने वाला काम किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी तेजस से। तो शुरुआत वाली जो ट्रेन है उसको याद रखिएगा, ये प्राइवेट ट्रेन थी, भारत की पहली। और भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में सबसे बड़ा, मतलब चौथे नंबर का सबसे बड़ा, यहाँ हमसे पहले कौन है? तो पहले नंबर पे यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है यानी चाइना और रशिया है, उसके बाद दुनिया में चौथे नंबर पर हम हैं जो कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखते हैं। और इसलिए यहाँ पर निजीकरण का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ रहा है। अब निजीकरण का मतलब क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। वैसे तो सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ उसको शब्दों में आपको ढालना है। तो आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः निजीकरण का जो मतलब है वो निजी मालिकों को, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं या लोग हैं, उनको राज्य के स्वामित्व वाले जो उद्यम हैं उनका हस्तांतरण करना है। यानी राज्य के अधिकार में, सरकार के अधिकार में जो चीज़ें थी, जो उपक्रम थे, उनको अब निजी क्षेत्रों को या जो प्राइवेट कंपनी है उनको सौंप देना, ये इसका मतलब है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण बन गया है। मतलब सरकार जिन जिम्मेदारियों को ढंग से नहीं निर्वहन कर पा रही है, उनसे वसूली नहीं कर पा रही है कायदे से, तो उसको ये निजी क्षेत्र में देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। जैसे बिजली वाला सेक्टर है, मतलब विद्युत व्यवस्था, तो उसमें भी निजीकरण की बात चल रही थी। तो पूर्वांचल में कर्मचारियों की अच्छी खासी हड़ताल हो गई थी, ये दिक्कत आई थी, बिजली गुल हो गई थी सबकी, तो पसीने छूट गए थे क्योंकि कर्मचारियों की अपनी डिमांड थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी छंटनी हो जाएगी जब निजीकरण होगा तो, या उनके साथ शोषण वाला रवैया अपनाया जाएगा। तो दोनों की बात जायज़ है, फिलहाल उस बहस में हमें नहीं पड़ना है। यहाँ हमें ये बताना है कि निजीकरण क्या है। तो निजीकरण का सीधा मतलब यही है कि निजी क्षेत्रों में जो जिम्मेदारियाँ हैं, सरकारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देना। और बीते कुछ दशकों में या दशकों से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता की बहस, यहाँ ये देखा जाता है कि जो सरकारी उपक्रम है वो पीछे रह जाते हैं, उनकी तरक्की और उनका जो उन्नयन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऊपर उठने लगते हैं, मतलब उनमें तेज़ी से विकास होता है। तो ये एक बहस का विषय है कि आखिर क्यों इतनी मोटी तनख्वाह और इतना आराम तलब दिनचर्या के बाद भी जो कर्मचारी हैं वो सरकारी क्षेत्रों में ढंग से लगकर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है, या अवसंरचना में ऐसा कौन सा दोष है जिसमें कि इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, इतना पैसा लगाया जा रहा है, इतना बजट पास किया जा रहा है, उसके बाद भी कुछ अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
और निजी क्षेत्रों में कम इन्वेस्ट करके बढ़िया परिणाम प्राप्त किया जा रहा है, या जो कर्मचारी हैं वो एक सीमित वेतन और घंटों अधिक काम करने के बाद भी वहाँ संतुष्टि के साथ जो उन्नति है उसमें योगदान दे रहे हैं। तो ये सब बहस का विषय है, और उसी के चलते ये जो कई दशकों से चल रहा है उससे ये निजीकरण वाली बात सामने आई और ये चर्चा का विषय बन गया। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या हो सकता है? तो उद्देश्य वही है कि सरकार के बोझ को कम करना। सरकार के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपना बोझ हल्का करना चाहती है और इसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सेक्टर है उनको निजी हाथों में सौंप रही है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। देखिए, कंपटीशन जो होता है ये विकास के लिए ज़रूरी होता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो मनुष्य या कोई भी जीव विकास नहीं कर पाएगा। वो संतुष्ट होकर अपने स्थान पर जमा रहेगा, उससे न तो वो आगे की सोचेगा और न करना चाहेगा। उसको क्या पड़ी है, पेट भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देखेगा कि पास वाला जो है वो और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा पैसा ले आ रहा है या सफलता अर्जित कर रहा है, तो उसके मन में भी ये इच्छा जगेगी कि उसे भी वो प्राप्त करना चाहिए। तो ये प्रतिस्पर्धा वाला जो वातावरण है वो यहाँ पर विकास के लिए प्रेरित करता है, तो ये इसमें एक पर्पज हो सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त में सुधार लाना, ये भी एक उद्देश्य है इसका। अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करना, ये भी कारण है। इसके अलावा गुणवत्ता में सुधार करना, निजीकरण का जो उद्देश्य है उसमें ये कहा गया है कि क्वालिटी जो है वो सुधरेगी इससे, तो ये एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा निजीकरण से क्या लाभ है? देखिए, यहाँ उद्देश्य जो है उसको आपने लिखा, तो उद्देश्य में सबसे जो पहला है कि सरकार तर्क दे रही है कि हम अपना बोझ हल्का कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोझ है, तो ये जो रेलवे वाला सेक्टर है या बिजली वाला सेक्टर है या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको हम निजी क्षेत्रों में देकर अपना हाथ थोड़ा हल्का करना चाह रहे हैं। उसके अलावा सार्वजनिक वित्त जो है वो सुधरेगा, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। क्या होगा अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि निजीकरण अभी लागू नहीं हुआ है, बहुत छोटे स्तर पर लागू हुआ है। तो भविष्य में इसके क्या परिणाम आएंगे, वो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान में जो हमें दिख रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और ये जो अनावश्यक हस्तक्षेप इसमें होते थे समय समय पर, वो यहाँ घट सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि निजीकरण से क्या लाभ हो रहा है। हानि को पहले लिखिए या लाभ को पहले लिखिए, वो आपकी मर्जी। वैसे लाभ को अंत में लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि अंत में आप सकारात्मक जो इसका समापन है वो कर सकते हैं। तो बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा, यानी निजीकरण के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि बेहतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, ये इसकी सबसे पॉजिटिव चीज़। और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चूंकि यहाँ रेलवे के निजीकरण की बात की जा रही है तो उसी को यहाँ संदर्भ में रखेंगे। निजीकरण और भी सेक्टर्स का हो रहा है तो उनका यहाँ प्रसंग नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ रेलवे पर ही केंद्रित रहेंगे। तो बेहतर सुविधाएं उन्हें मिलेंगी और उम्मीद है कि रेलवे में निजी कंपनियों के आने से जो प्रबंधन है वो अच्छा हो सकेगा। ये एक संभावना है, यहाँ सब कुछ जो बाजार है वो संभावनाओं पर टिका हुआ है, ये बातें। इसके अलावा गुणवत्ता और किराए के बीच में जो संतुलन है वो पैदा होगा। मतलब संभवतः रेलवे से लोगों को सबसे अधिक शिकायत ये रहती है कि प्रदान की गई जो सेवाएं हैं और गुणवत्ता है वो यात्रियों के द्वारा किए गए भुगतान की जो मात्रा है उससे मेल नहीं खाती। मतलब जितना हमने पैसा दिया है उतना हमें सुविधा नहीं मिल रही है, ये शिकायत लोग करते हैं। तो उसको दूर करने के लिए यहाँ निजी क्षेत्र में इसको दे दिया जा रहा है, ताकि जितना आप पैसा दे रहे हो उतना आपको सुविधाएं कम से कम मिले। ये चीज़ें, गुणवत्ता सुधरेगी। इसके अलावा दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अब दुर्घटना में कैसे कमी आएगी, तो यहाँ कुछ स्टडी हुई है, अध्ययन हुआ है और उससे ये तथ्य सामने आया है कि देश में जो रेल दुर्घटना होती है यानी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है उसमें सबसे बड़ा कारण होता है रख रखाव का अभाव। मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता, कहीं पटरियाँ टूटी रहेंगी, कहीं प्लेट खिसकी रहेगी, कहीं रेलगाड़ी में ही कोई समस्या होगी, या कभी कभी जो सिग्नल वाली दिक्कतें हैं वो भी आती हैं। तो इसके चलते जो मेंटेनेंस की कमी है वो यहाँ दूर हो जाएगी अगर निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इसको दे दिया जाए, और इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ये विकास का एक मार्ग खोलेगी। अभी तक रेलवे में रेलवे बोर्ड का एकाधिकार है, यानी रेलवे का जितना कामकाज है वो कौन देखता है, रेलवे बोर्ड देखता है। रेलवे की बात की जा रही है तो पहले उसी की चर्चा करेंगे। और जब ये एकाधिकार समाप्त होगा, मतलब इसमें दूसरा भी आकर घुसेगा, तो दोनों बेहतर करना चाहेंगे। यानी रेलवे बोर्ड तो अच्छा करना ही चाहेगा और जो कंपनी इसमें आकर इन्वॉल्व हो रही है, मतलब किसी खास क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभाल रही है, तो वो भी इसमें अपना अच्छा करना चाहेगी और दोनों बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा सरकार सोच रही है। तो इससे क्या होगा, रेलवे की जो प्रणाली है उसमें सुधार आएगा, दोनों बेहतर करेंगे तो अच्छा ही होगा। ये स्थितियां हैं। और इसके अलावा रेलवे में जो निजीकरण है इसके फायदे बहुत सारे यहाँ गिनाए गए हैं, तो इतने पर्याप्त हैं, इतना आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ नुकसान देख लीजिए, घाटा क्या लगेगा। फायदा तो हमने बहुत देखा, तो नुकसान में सीमित कवरेज, ये सबसे पहला जो बिंदु है उसको देखा जा रहा है। यदि रेलवे का जो स्वामित्व है यानी उसका जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास ही रहता है, मतलब अगर ये निजीकरण नहीं होता है तब क्या होगा, तो उसका फायदा ये है कि लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रवादी जो कनेक्टिविटी है
वो यहाँ पे राष्ट्रव्यापी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे प्रदान होती है, मतलब मिलती है। लेकिन रेलवे के निजीकरण में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि निजी उद्यमों का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, और उन्हें जिस क्षेत्र से लाभ नहीं होता वो उस काम को बंद कर देते हैं। मतलब जो दान खाता और परमार्थ वाला काम भारत सरकार हर सेक्टर में कर रही है, अभी तक करती आ रही है, वो यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो स्वार्थी हैं। जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ नाम लेके नहीं लिखा जाएगा, तो वो क्या है, वो स्वार्थ में डूबी हुई हैं। वो अपना फायदा देखती हैं, जब उन्हें फायदा होता है, जिस चीज़ में उन्हें फायदा होता है उसी को अपने पास रखती हैं। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों तक को छोड़ देते हैं। ये तो कुछ इंडस्ट्री या कुछ सेक्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं ये परमार्थ क्या करेंगे? तो ऐसी जो कंडीशन है, इससे राष्ट्रहित वाली जो भावनाएं हैं वो लुप्त होने लगेंगी। सिर्फ फायदा फायदा और सिर्फ पैसा और पैसा ही दिखाई देगा, यही चीज़ें। इसके अलावा सामाजिक न्याय के सेक्टर में क्या हो सकता है? तो निजी उद्यमों का जो एकमात्र उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, ये आपने पीछे ही सुना है। तो रेलवे में लाभ कमाने वाला जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि किराया बढ़ा दीजिए। मतलब प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर जाएगा तो वो क्या करेगी? पहले नंबर पे किराया बढ़ाएगी। ऐसे ही बिजली वाली बात भी है, बिजली के बिल का जो भाव है उसको बढ़ा दीजिए। आपने देखा है कि जहाँ जहाँ प्राइवेट बिजली का उत्पादन या आपूर्ति होती है तो वहाँ पर कंपनियाँ खूब अच्छा खासा उनसे जो रेंट है वो वसूलती हैं, और मीटर जो है वो एकदम डिजिटल है। मतलब बिजली का आपने जो किराया है वो नहीं भरा, उसका जो बिल है वो नहीं चुकाया, तो वो तुरंत बिजली काट देंगे। और अपने यहाँ क्या है, खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यहाँ बिजली का जो सरकारी कनेक्शन है वो बिना बिल भरे भी चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल न भरना यहाँ ठीक काम है, बिजली की चोरी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जिनके पास मीटर है उनकी भी वसूली जो है वो कई महीनों बकाया रहती है। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। और जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो सरकारी बिजली की दरें होती हैं वो कम होती हैं, तो ऐसे में चुकाना एक आम आदमी के भी हित में होता है और अच्छा माना जाता है। लेकिन जब यही जो हाथ है ये निजीकरण में परिवर्तित होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो वहाँ दिक्कतें आएंगी, महंगाई बढ़ेगी। और वही चीज़ रेलवे के साथ भी हो सकती है। लाभ कमाने के लालच में ये कंपनियां बेहिसाब जो भाड़ा है उसमें वृद्धि कर सकती हैं। ये इसकी दिक्कतें हैं। और जवाबदेही, उत्तरदायित्व बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसके साथ जवाबदेही और पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो निजी कंपनियां अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती हैं, उनका कुछ तौर तरीका फिक्स नहीं होता। मतलब वो जब मन चाहा जिधर फायदा देखे उधर मुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेलवे जैसा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें इनका प्रयोग करना ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, फायदा भी है और नुकसान भी है, और दोनों को आपको संतुलित रवैये में लिखना है। चाहे तो आप फायदा पहले लिखिए, चाहे तो आप नुकसान पहले लिखिए, लेकिन लिखना दोनों को है। यही आपका पूरा प्रश्न का उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है, सारांश है। इस पर आप टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है? कमेंट करना है। ये YouTube का कमेंट बॉक्स नहीं है, यहाँ पर आपको एक संतुलित और जो सार्थक कमेंट है वो करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। और यह प्रश्न जो है यह भी 125 शब्दों का है और इसमें 10 अंक आपको अधिकतम मिलने वाले हैं। तो इसमें लिखने की संभावना अच्छी खासी है। अब आप लिखते क्या हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जानते हैं प्रस्तावना को, और प्रस्तावना का जो मूल स्वरूप है वो कैसा है और किसके द्वारा इसका जो यहाँ रूप एक तरह से प्रारूप है वो तैयार किया गया था, ये आपको बताना होगा। तो आप लिखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग ये वाली आप याद करते हैं, तो उसका जो स्रोत है वो कहाँ से आता है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव था, जिस पर कि संविधान सभा की मुहर लगती है, स्वीकृति मिलती है, उससे ये आई हुई है। और प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ NN पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। मतलब संविधान का आइडेंटिटी कार्ड ये है। संविधान के अंदर क्या है ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान और आदर्श जो सोच है उसकी झलक मिलती है। पूरा जो संविधान की प्रस्तावना का रूप है वो कैसा है? आदर्शवादी है। उसमें जितनी भी विचार हैं या बातें हैं वो आदर्शों के साथ कही गई। उसमें वास्तविकता थोड़ी है, कम है। आदर्श वाली जो बातें हैं वो ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि इसमें संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षाएं हैं वो भी दिखाई देती हैं कि भविष्य में हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, कैसे लोग देखना चाहते हैं। और संविधान की जो प्रस्तावना है इसके कुछ शब्द जो हैं वो संविधान के दार्शनिक पक्ष को भी समेटे हुए हैं। जैसे संप्रभुता, यहाँ जो शब्द है उसमें संप्रभुता का नाम आता है। ये एक शब्द जो है ये दार्शनिकता की ओर बढ़ावा देता है।
इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष शब्द आता है, समाजवादी शब्द आता है, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द आते हैं। ये भारत की प्रकृति के बारे में परिचय देते हैं। और न्याय, स्वतंत्रता और समानता, मतलब यहाँ अलग अलग शब्दों का जो सेक्टर है, उनका जो क्षेत्र है, उसकी बात की जा रही है। तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे जो शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं, वो भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बताते हैं कि मतलब इन क्षेत्रों में इन्हें अधिकार मिला हुआ है। और संप्रभुता, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहिए, जो इसके महत्वपूर्ण शब्द हैं, मतलब प्रस्तावना के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में यहाँ लिखिएगा, क्योंकि शब्द सीमा अच्छी खासी है तो आपको विस्तार तो करना ही है। तो बात तो यहीं खत्म हो गई, इतनी ही बात थी, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो एक एक शब्द को यहाँ डिटेल में एनालाइज कर दीजिएगा। देखिए, संप्रभुता में आप ये लिख सकते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है और यह अपने बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, और यह किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपनी सीमा के किसी भाग पर अपना दावा त्याग सकता है। ये चीजें इसके साथ आती हैं। तो ये संप्रभुता का यहाँ एक संवैधानिक अर्थ आप लिख सकते हैं। कुछ और आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप समाजवादी को लिख दीजिएगा। अगला जो इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं वो समाजवादी हो जाएगा। अब ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये समाजवादी शब्द जो है ये संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा? इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक है, अर्थात यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। ये दिखावा है, असल में अधिकार किसका है? जो पूंजीपति है उनके हाथ या उनके नियंत्रण में है। धन का वितरण या जो संसाधन है उनका वितरण बराबर नहीं है हमारे देश में, असमानता तो है, लेकिन ऊपर से जो ढांचा है वो समाजवादी है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है। समाजवादी जो विचारधारा है वो भी अलग अलग विचारकों के धड़े में बट गई है। तो उसमें जो गांधी जी का समाजवाद था उससे हम ज़्यादा प्रेरित हैं और इसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की समानता का अंत करना है। अवसरों की असमानता का अंत करना है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ जो अवसरों की समानता है वो लोगों तक पहुँचाना और उनमें जो इरेगुलरिटी है उसका अंत करना, ये इसका मेन पर्पज है। इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला इसमें आप शब्द उठा सकते हैं वो है धर्मनिरपेक्ष। ये वाला शब्द आप ले लीजिएगा, एक क्रम से लीजिएगा, जिस क्रम से ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल है उसी क्रम में आप इन्हें रखें तो बेहतर होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो धर्मनिरपेक्ष में आप क्या लिख सकते हैं कि भारत में सभी धर्म जो है, मतलब जितने भी धर्म यहाँ पर है वो समान है और सभी को सरकार से समान समर्थन प्राप्त है। ये इसमें इतना लिखना पर्याप्त होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शब्द आता है, तो लोकतांत्रिक में आप क्या लिखिएगा? इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें यह लिखा जा सकता है कि प्रस्तावना भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी को दर्शाती है, मतलब तीनों ही क्षेत्रों में, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। इसके बाद गणतंत्र, ये जो शब्द है ये काफ़ी पावरफुल है और अगर इसका सही अर्थ जनता की समझ में आ जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, देश का उन्नयन अवरुद्ध नहीं होगा, लेकिन असल अर्थ इसका जनता समझ नहीं पाती। तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब ये है संविधान की भाषा में कि भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में आता है, न कि उत्तराधिकार के माध्यम से। मतलब जो यहाँ निर्वाचन प्रणाली है वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन यहाँ उत्तराधिकारी वाली स्थितियाँ नहीं है। यहाँ जो निर्वाचन है वो होता है, मतलब चुना जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि पिता जो है वो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे तो ये भी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आप नीचे पैराग्राफ चेंज करके ये लिख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं और प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा और बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने का जो संदेश है वो देती है। बंधुत्व का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो बंधुत्व का उद्देश्य ये है कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद जैसी जो बाधा है वो दूर हो जाए। अब ये सब आदर्शवादी चीज़ें हैं, असल में इनसे जो वास्तविकता है उसका कोई खास संबंध नहीं है। भेदभाव तो अभी भी है, असमानता अभी भी है और उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब प्रस्तावना के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबंध लगाने वाली शक्तियां भले न हो, ये इसमें भले न हो, लेकिन यह हमारे संविधान की आत्मा है और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो थे, उनके हिसाब से, उनके शब्दों में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब ये आदर्शवादी जो विचार हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये भविष्य के लिए एक व्यू है, मतलब एक नजरिया है कि हमारा भविष्य ऐसा हो सकता है अगर हम चाहें तो, हम बनने का प्रयास करें तो ये प्रेरणा भी देती है कि ऐसा बनिए। तो ये बातें हैं और इतना अगर आप लिख देते हैं तो ये पर्याप्त, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। यहाँ शब्द सीमा कम हो गई है और पूछा जा रहा है कि पंचशील का सिद्धांत क्या है।
ये जो पंचशील थ्योरी है ये असल में क्या है, तो आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना कैसे है, छोटे में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पंचशील मानव कल्याण और विश्व शांति के जो आदर्श हैं उनकी स्थापना और अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिक सहयोग के लिए 5 आधारभूत सिद्धांत हैं। यहाँ जो उद्देश्य इसका है वो क्या है, विश्व शांति और आदर्शों की स्थापना करना है। पंचशील का मेन पर्पज यही है। और इसमें चूंकि इसका नाम पंचशील है तो पंच का मतलब क्या होता है, 5, पंच से बना है 5, तो यहाँ जो सिद्धांतों की संख्या है वो 5 है। और इसकी उत्पत्ति कब होती है, तो भारत चीन संबंधों को मजबूती देने के लिए इसकी उत्पत्ति होती है 29 अप्रैल 1954। ये जो तारीख है ये 29 अप्रैल 1954 की है और चीन इसको नहीं मानता है और अंत में आक्रमण कर देता है। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है, इसमें फर्स्ट वाला, सिद्धांतों को लिखना आवश्यक है क्योंकि यहाँ आपको संक्षेप में लिखना है, तो जो ठोस बातें हैं वही लिखनी है। पहले में आपको ये लिखना है कि एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना। तो हमने तो किया, चीन ने नहीं किया। इसके बाद दूसरा वाला जो है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक दूसरे पर कभी आक्रमण न करना, मतलब यहाँ बिना वजह जो आक्रमण है उसकी बात की जा रही है। और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये। इसके बाद चौथा वाला जो है इसमें आप ये लिखिएगा कि परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना। और 5वां जो है उसमें आप ये लिखेंगे कि शांतिपूर्ण जो सहअस्तित्व है उसकी नीति का पालन करना। और चीन ने इसमें से एक को भी नहीं माना, वो इनको मानता ही नहीं है। तो ये है पंचशील का समझौता, इसको आप लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें इतना पर्याप्त है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि कारपोरेट गवर्नेंस यह क्या चीज़ है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं। और यहाँ भी 50 शब्दों की ही लिमिट है, उसी में आपको लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा संगठन, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में काम करता है तथा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और आम नागरिकों, मतलब सामाजिक स्तर पर, और शेयर धारकों के प्रति अपनी जवाबदेही समझता है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ रहा है और संगठन के विकास के साथ साथ इन सभी का ध्यान रखता है, तो कहा जा सकता है कि ऐसे संगठन का कामकाज नैतिकता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। मतलब यहाँ जो कामकाज का आधार है वो क्या है, वो नैतिकता है, नीतिगत तरीके से वो काम कर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में समाज के प्रति जो नैतिक दायित्व का निर्वहन है उसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि कारपोरेट गवर्नेंस, इसकी संकल्पना कहाँ से आई है। यहाँ मूल शब्द आपका क्या है, कारपोरेट गवर्नेंस है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इसकी संकल्पना लोक और निजी संगठनों को नैतिकता के आधार पर संचालित करने से संबंधित है। मतलब इसका संबंध किससे है, नीतिगत तरीके से जो निजी संगठन है उनका संचालन करने से है, अर्थात इसका संबंध नैतिकता आधारित शासन से है। इसमें इतना पर्याप्त है। आप चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं कि जिन कंपनियों में कारपोरेट शासन को सही ढंग से प्रबंधित किया जाता है ऐसी कंपनियों पर लोगों का भरोसा भी बना रहता है। तो आप काम ठीक से करेंगे, पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, नीतियां आपकी ठीक होंगी, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे ही। इतना इसमें पर्याप्त है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। यहाँ ये चौथा प्रश्न था और यहाँ नंबर नहीं पड़ा है। इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। तो 25 शब्दों में आपको लिखना है और 2 अंक इस पर मिलने वाले हैं। तो पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, इनके बारे में लिखिए। कुछ पूछा नहीं गया है, बताने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ आपको बताना होगा कि स्रोत कौन सा है, किधर से कौन सी बहती है। तो आप ऐसे लिखिएगा कि प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा है। देखिए नदियों का जो प्रवाह है या पानी का जो बहाव होता है वो ढाल पर निर्भर करता है, जो उस स्थान का उच्चावच है उस पर निर्भर करता है। नदियां अरब सागर में जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में जाएंगी या किस प्रकार से प्रवाहित होंगी, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि ढलान कैसी है। तो यहाँ उसके बारे में आपको कहना होगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर भौगोलिक संरचना को देखा जाए तो इसमें जो उत्तरी वाला और पश्चिमी वाला जो हिस्सा है इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ देखिए जो नदियों का प्रवाह है वो कैसा है, वो नॉर्थ वेस्ट से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर है, माफ कीजिएगा साउथ ईस्ट की ओर है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर है। ये नदियों का प्रवाह है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर। और उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की जो नदियां हैं उनको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए एक तरीका तो यह है कि सारी नदियों को आप बटोर कर नाम सहित लिख दीजिए, तो ये थोड़ा सा बचकाना तरीका हो जाएगा। यहाँ आपसे एक संतुलित और व्यवस्थित उत्तर की अपेक्षा की जाती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी नदियां किधर से निकल रही हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, गंडक,
सरयू, इस प्रकार की जो नदियां हैं ये पूरे वर्ष पानी से भरी रहती हैं। और प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों और दलदलों से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि गोमती है, वरुणा है, पंडो है, ईसन है, इस प्रकार की जो नदियां हैं, ये नदियां गर्मी में जल काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके अंदर कम हो जाता है, सूखने वाली अवस्था हो जाती है, लेकिन एकदम से ये सूखती नहीं है, ऐसा नहीं कि सूख जाए। तो यहाँ जो हिमालयी नदियां हैं उसमें आप गंगा, यमुना, रामगंगा, इस प्रकार की जो रिवर्स हैं उनको देखते हैं, तो उनको लिखिएगा, ये पूरे वर्ष भर पानी से भरी रहती है। और जो बाकी हैं, मतलब जो मैदानी क्षेत्रों से उद्गम होता है या झीलों से निकलती हैं, तो इस प्रकार की नदियाँ भले ही गर्मी में छोटी हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, लेकिन सूखती नहीं। और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रदेश की दक्षिण में स्थित पठारों और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं, मतलब यहाँ एक तो हिमालय से निकलने वाली हैं, एक बीच वाली है, मैदानों में उनका जन्म होता है, और एक जो है वो दक्कन के पठार वाले हिस्से से आती हैं, तो विंध्य श्रेणी उसको कह सकते हैं। वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि सोन है, रिहंद है, टोंस है, इसके अलावा केन, चंबल, बेतवा, इस प्रकार की जो नदियाँ हैं ये ग्रीष्म ऋतु में पानी के अभाव से ग्रस्त हो जाती हैं, मतलब पानी इनमें से गायब हो जाता है और अधिकांशतः सूख ही जाती है। तो ये इनकी स्थिति है, इनका जो स्वरूप है वो कैसा है, कहाँ से निकल रही हैं, उसके आधार पर इनकी कैटेगरी बना के इनको लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको एमएसएमई जो सेक्टर है उसके बारे में लिखना है। एमएसएमई सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो यहाँ उसी का आपको ब्यौरा देना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एमएसएमई का जो विनिमय है या विनिमयन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, इसको आप क्या लिखेंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत इसका किया जाता है। क्या चीज़, यहाँ विनिमयन की बात की जा रही है। और एमएसएमई का निर्धारण उद्यम शुरू करने और इसके बाद मशीनरी में लगे आर्थिक निवेश के आधार पर किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में निवेश के संबंध में विश्वसनीय और सटीक आंकड़े नहीं मिल पाते, मतलब कोई खास जो एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है वो नहीं मिल पाता, और इसी कारण इसकी आलोचना होती है कि कितना लगेगा, लागत का कुछ अंदाजा ही नहीं है। और सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो नई परिभाषा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 करोड़ जो नई परिभाषा है, 5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले जो एमएसएमई है उनको सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाता है। एमएसएमई में कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो सूक्ष्म कौन है, जिनकी जो लागत है या जो इनका कारोबार है वो 5 करोड़ वार्षिक से कम है, मतलब इनसे कम दायरे में आते हैं, तो वो क्या है, वो सूक्ष्म है। इसके बाद 5 से लेकर 75 करोड़, 5 से लेकर 75 करोड़ का जो रेंज है वो मध्यम में आएगा, वार्षिक कारोबार की बात की जा रही है। और 75 से लेकर 250 करोड़ का जो रेंज है ये यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, जो सूक्ष्म है वो 5 करोड़ से कम के दायरे में आते हैं, और 5 से 75 करोड़ का जो दायरा है इसमें जो लघु है वो आते हैं, और मध्यम वाले जो है वो 75 से लेकर 250 करोड़ के दायरे में आते हैं, मतलब ये इनकी रेंज है। और इस प्रकार से जो श्रेणियां हैं वो बांटी गई, मतलब सूक्ष्म का जो दायरा है वो क्या है, वो 5 करोड़ से कम है वार्षिक। उसी प्रकार से जो यहाँ पर लघु है उनका दायरा 5 से 75 के बीच में है, और जो मध्यम है उनका दायरा 75 से 250 के बीच में है। ये इनका एक रेंज बना दिया गया है ताकि पहचानने में सुविधा हो। इतना पर्याप्त है इसमें। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु है उसमें हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पर लिखना है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये किस प्रकार का है, तो आपने इसके बारे में इकोनॉमी में अच्छा खासा पढ़ रखा है, वही यहाँ आपको उतारना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या है, छिप कर रहती है। और ये वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है, मतलब यहाँ पर जो वर्कर है या जो श्रमिक है वो काम में लगे होते हैं, ऐसे नहीं कि निकम्मे बैठे होते हैं, लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा होता है। और ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास कुछ बेहतर नहीं होता, मतलब जिसके आप योग्य हैं वो आपको मिल ही नहीं रहा है, आप किसी फिजूल की चीज़ में लगे हुए हैं क्योंकि पेट पालना है आपको। तो ऐसी स्थिति जो है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक रूप होती है और ये घातक स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति का जो शारीरिक और आर्थिक शोषण है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर जितना कौशल है उतना उसको न तो मेहनताना मिल रहा है न ही काम मिल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो कुंठाग्रस्त हो जाता है। तो ये इसके दुष्प्रभाव हैं। बेरोजगारी कैसी भी हो वो जहर होती है, घातक होती है, तो उसमें से ये एक है। इसके बाद आप इसमें आगे वाला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। कोर इंडस्ट्री पर आपको लिखना है। कोर इंडस्ट्री, ये छोटे छोटे हैं तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाना, 25 शब्दों में आपको लिखना ही है, और 2 अंकों से ज़्यादा मिलेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा समय इसमें खर्च मत कीजिएगा। कोर इंडस्ट्री क्या है, तो कोर उद्योग को एक मुख्य उद्देश्य के रूप में या उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्थव्यवस्था पर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो पड़ता है, यानी जो गुणात्मक प्रभाव है वो देखा जाता है। और ज़्यादातर देशों में विशेष उद्योग स्थापित हैं जो अन्य सभी उद्योगों की रीढ़ यानी बैकबोन माने जाते हैं।
और कोर उद्योग होने के योग्य प्रतीत होते हैं। मतलब यहाँ पर उनके अंदर वो योग्यता है कि इन्हें कोर जो उद्योग है उसके आधार पे या इंडस्ट्री के आधार पे कैटेगराइज किया जाए। 8 कोर इंडस्ट्रीज पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे कि IIP कहा जाता है, उसमें शामिल वस्तुओं का जो 40.27% भार है वो आता है। कौन कौन से हैं, मतलब इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं? तो रिफाइनरी उत्पादन है, 4 के बारे में कहा जा रहा है। तो पहला जो है वो रिफाइनरी है। इसके बाद माफ कीजिएगा, यहाँ 8 के बारे में कहा जा रहा है, तो उसमें से जो पहला है वो रिफाइनरी है। जो टोटल यहाँ पे कोर इंडस्ट्री की बात की जा रही है तो उनकी संख्या कितनी है? 8 है। उसमें से पहला रिफाइनरी प्रोडक्ट है, दूसरा विद्युत है, दूसरा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद तीसरा जो है वो स्टील है यानी इस्पात की बात की जा रही है, ये क्या है? ये तीसरा है। इसके बाद चौथा जो है वो कोयला है। इसी प्रकार से कच्चा तेल, ये 5वां है। प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये सब क्या है? ये कोर इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो इनके नाम आपको लिखने होंगे और इतना ही सफिशिएंट होगा, 25 अंकों के लिए इतना पर्याप्त है। तो इसमें इतना ही, और आज की जो श्रृंखला है वो यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में अगले जो नए प्रश्न होंगे उनके साथ फिर एक बार प्रस्तुत होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।